गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अमित, नितिन, असलम, नेहा, प्रिया, सुलेखा, तेजदार, शिवानी, आकाशपाल, जया चौधरी, अल्पा मौर्य, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। शिवम, आराधना, लोकेश, आरती, जयद खान, टिंकू, खुशी, रॉबिन, डीके कुमार, मनोज, मीना, चंचल, विवेक, राजीव, गुंजन, सौरभ, नेहा, निकी, शाजिया, रोशन, सोहेल, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा जी, क्लास का टाइम चेंज करने के लिए मैंने बोल दिया है, हो सकता है एक दो दिन में आपका क्लास का टाइम चेंज कर दिया जाए, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पे बोलते हैं वो आपकी बातें सुनी भी जाती हैं। जी, आप पहले मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, और साथ साथ मैं भी क्लास को ओपन कर लेती हूँ ताकि बीच में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे पता चल जाए, ठीक है, कि भाई मैम अभी आवाज नहीं आ रही है। कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि बोलने लगते हैं कि मैम आवाज नहीं आ रही है, और जबकि आवाज प्रॉपर आ रही होती है। तो इसीलिए मैं क्लास को ओपन कर लेती हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, आपका रिस्पॉन्स आ चुका है। और मैं आपको पढ़ा रही थी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी बच्चे आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही थी इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इतना तो मुझे लगता है आपको याद होगा क्योंकि कल ही आपकी इल्तुतमिश से रिलेटेड क्लास हुई है, तो इतना तो आपको याद होगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे मैम, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इल्तुतमिश के बारे में आप हमें बता रही थी, जिसका शासनकाल 1236 से और 1240 तक था। और मैंने आपको लास्ट में जो बताया था इल्तुतमिश के बारे में, अब उससे आगे की चीजें प्यारे बच्चे मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे आगे की चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग जो हैं लाइव आ जाएंगे एक बार। चलिए, ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट बेटा, मैं कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। 1 मिनट बस, 1 मिनट, 1 मिनट। अब नहीं होगा ब्लर, अब नहीं होगा बेटा जी, अब नहीं होगा, ठीक है, अब नहीं होगा। कर दिया है मैंने, अब तो नहीं है ना ब्लर। चलिए, अब तो नहीं आ रहा है ब्लर, अब ओके है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में हम बात करेंगे, रजिया के बारे में बच्चे कहने लगे हैं। रजिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप जल्दी से पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम इल्तुतमिश की बात कर रहे थे तो इल्तुतमिश के बारे में आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन है। इल्तुतमिश के दरबारी कवि के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ये इल्तुतमिश के बारे में ही है बच्चे। और मैं इसको थोड़ा सा आपको स्क्रीन को और जूम कर देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से चीजें दिखाई दें और आप आराम से यहाँ पर चीजों को समझ पाएं। देखिएगा, इल्तुतमिश की बेटा जी जब हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका दरबारी इतिहासकार कौन था। क्योंकि ये मिन्हाज उस सिराज जो आपका एक व्यक्ति है यहाँ पर, जो इसका इतिहासकार है, जो इसका कोर्ट हिस्टोरियन है, अगर मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ तो इल्तुतमिश जो है वो आपका इसका दरबारी जो आपका इतिहासकार है उसका नाम है मिन्हाज उस सिराज। इस मिन्हाज उस सिराज को आप याद रखेंगे क्योंकि इसका एक स्टेटमेंट रजिया सुल्तान को लेकर भी आएगा कि रजिया की केवल एक ही कमी थी कि वो क्या थी, एक महिला थी। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। 1236 से 1240 नहीं होगा, अच्छा वो तो रजिया का है, सॉरी बेटा, मैंने रजिया का टाइम लिख दिया है यहाँ पर। 1 मिनट, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। इल्तुतमिश का टाइम होगा 1210 से लेकर 1236, या कई किताबों में लिखा हुआ है 1211 से लेकर 1236, ठीक है। अभी भी हम इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इल्तुतमिश जो है इसका दरबारी इतिहासकार कौन है, मिन्हाज उस सिराज है। इसने एक बुक लिखी है तबकात नासिरी, बेटा इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि तबकाते नासिरी जो बुक है इसके राइटर कौन थे, इसके लेखक कौन थे। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइटर है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर आपका मिनहाजुल सिराज है उसकी बुक का नाम है तबकाते नासिरी। ठीक है, अब आगे अगर मैं प्यारे बच्चे बात करती हूँ तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में हुई थी, 1236 में इसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अब इसके बाद में आप जानते हैं कि इल्तुतमिश जब मरेगा तो उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि रजिया सुल्तान शासिका बनी थी, लेकिन इसके बीच में भी कोई एक व्यक्ति आया था जो यहाँ पर सुल्तान बना था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा यानी कि इसका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर इसका टॉम्ब आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका मकबरा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसने खुद ही बनवाया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1235 में स्वयं ने निर्माण करवाया था, यानी 1235 में इसने अपने मकबरे को बनवा दिया था। मकबरा कब बनता है? तो बेटा मकबरा जो बनता है ना वो तब बनता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मैम इसने जीते जी कैसे बनवा दिया? तो इसने कहा कि भाई जब भी मैं मरूंगा तो मुझे आप यहाँ पर दफना देना, मुझे आप यहाँ पर दफना देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्यारे बच्चे इसी ने पूरा करवाया था। जब मैंने आपको कुतुब मीनार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसका निर्माण कार्य जो पूरा करवाया था, मतलब एक मंजिल ऐबक ने बनवाई थी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। फिर चौथी मंजिल को रिनोवेट किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने, और उसने एक और मंजिल यानी पांचवी मंजिल बनवाई थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिकंदर लोदी ने इसको रिनोवेट करवाया था और इसकी ऊंचाई मैंने आपको 73 मीटर बताई थी। इसी बात पर बताइए कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसी ने प्यारे बच्चे इल्तुतमिश ने अतारकिन का दरवाजा भी बनवाया था। इल्तुतमिश ने ही प्यारे बच्चे ऐबक का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। और मैंने कल आपको बताया था इसलिए इसको क्या कहते हैं? मकबरा शैली का जनक कहते हैं। तो इसके जो निर्माण कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? कि मैम एक तो कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य मतलब इसने इसको पूरा करवाया, अतारकिन का दरवाजा बनवाया, ऐबक का मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। ये सब किसने किया था? तो आप कहोगे कि ये सब करने वाला इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में हुई थी। इसकी मृत्यु से पहले 1235 में इसने अपना मकबरा दिल्ली के अंदर बनवा दिया था। वेरी गुड मैम, 1993 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आपका मिन्हाज उस सिराज कौन है? इसका दरबारी इतिहासकार। तो अब आप जानते हैं कि इल्तुतमिश की तो मृत्यु हो चुकी है। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में यहाँ पर बात आती है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। आप जानते हो कि इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? तो मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का समूह बनाया था, 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया था? बेटा जल्दी से बताना, जल्दी से। कि 40 सरदारों का जो समूह इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने बनाया था उसको उसने क्या नाम दिया था? और आपको बताया था कि मैंने 40 के 40 सरदार जितने भी उस ग्रुप के अंदर थे काफी पावरफुल थे, काफी शक्तिशाली थे। और यहाँ पे अब दो ऑप्शंस आ रहे थे कि भाई आपका जो इल्तुतमिश है, अगर मैं उसकी इच्छा की आपसे बात करती हूँ, जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद वो चाहता था कि उसकी बेटी रजिया जो है वही उसकी गद्दी को संभाले। लेकिन क्योंकि रजिया एक लड़की है और रजिया उस समय, आप सोच के देखो कि उस समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी होती होगी। तुर्क ए चहलगानी था मैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया कि जो रजिया सुल्तान है वो एक लड़की है और लड़की पर कोई भी लड़की जो है शासक बनकर हुक्म चलाए, ये 40 सरदारों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो 40 सरदारों का आप देखो यहाँ पे क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि इल्तुतमिश की जगह पर जो भी राजा बने या जो भी शासक बने वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि यहाँ पर जो शासन तो वो करे लेकिन शक्ति किसके हाथ में रहे? हम 40 सरदारों के पास में शक्ति रहे, हमारे पास यहाँ पर शक्ति रहे। ये किसका कहना था? ये कहना था प्यारे बच्चे जो है 40 सरदारों का। तो अब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति कौन मिलता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज।
जरा इसके शासन काल के बारे में ध्यान से सुनना। यानी इल्तुतमिश के बाद जो आपका शासक बना वो बना 1236 से 1236। कहा जाता है लगभग इसका शासनकाल 6 महीने तक ही रहा था। इससे ज्यादा ये शासन ही नहीं कर पाया और उसका कारण क्या था तो ध्यान से सुनो। उसका कारण था कि एक तो ये कमजोर शासक था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। उसके अलावा ये जैसे आपकी गलत आदतें होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, उनमें ये इन्वॉल्व था। मतलब ये शराब पीता था, ठीक है? उसके अलावा ये जो फीमेल्स हैं, महिलाएँ हैं, उनके प्रति आकर्षित रहता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक भाषा में कहते हैं अय्याश टाइप का व्यक्ति था, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे इसको तो कमज़ोर समझ लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भई ये तो बेकार आदमी है, लेकिन हम इसको अगर नाम के लिए बिठा देंगे, तो शक्तियाँ हमारे पास रहेंगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो वो लोग सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला था? क्योंकि बेटा इसके साथ में इसकी जो माँ है ना माँ, जिसका नाम है शाह तुर्कान, इसने शासन किया है, इसके साथ में मिलकर। अब ये शाह तुर्कान कौन थी? क्या ये इल्तुतमिश की वाइफ थी? ये शाह तुर्कान और इल्तुतमिश का ही बेटा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं हरम। ध्यान से सुनिएगा, एक जगह होती है जिसका नाम है हरम। और हरम के बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, अकबर के टाइम पर भी मैं हरम के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। अब ये हरम क्या होता था? तो बेटा हरम एक ऐसी जगह होती थी जिसमें जो भी सुंदर लड़कियां होती थी उन सबको उठाकर इसके अंदर रख दिया जाता था, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। उनको क्या किया जाता था? उन उनको उठाकर इस हरम के अंदर रख दिया जाता था। और हरम में आप ये समझ सकते हो कि हरम एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारी सुंदर स्त्रियां रहती थी। और एक तरीके से आप पूछोगे कि क्या अपनी मर्जी से रहती थी? जी नहीं। जो स्त्री इनको पसंद आ गई उसको ले आए उठाकर और हरम में रख दिया, मतलब एक तरीके से जबरदस्ती भी रखा जाता था। और शाह तुर्कान उन्हीं महिलाओं में से एक थी जो इस हरम के अंदर रहती थी। और आपको बेटा ये भी मैं बता दूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो हरम होता था ना, इसमें केवल फीमेल ही अलाउ होती थी। इसमें केवल महिलाएं जा सकती थी या फिर वो शासक जा सकता था। जैसे इल्तुतमिश को इसमें परमिशन थी, या इल्तुतमिश जिसको परमिशन दे दे वो इसमें जा सकता था। मतलब राजा शासक इस हरम के अंदर जा सकता था। हर मर्द को इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, बाकी महिलाएं इसके अंदर जा सकती थी। ठीक है, अगर महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती थी तो डॉक्टर्स को बुलाया जाता था। तो डॉक्टर्स को कभी भी महिला का चेहरा नहीं दिखाया जाता था, केवल नब्ज दिखाई जाती थी, उससे ही डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना पड़ता था। तो ये एक ऐसी जगह होती थी हरम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इसी हरम में एक महिला कौन थी? शाह तुर्कान थी। अब शाह तुर्कान ये चाहती थी कि भाई कैसे भी मुझे मौका मिले और मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। और ये मौका इसको कब मिल गया? जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और इसे किसका सपोर्ट मिला? इसके बेटे को, 40 सरदारों का। क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि हम इसको राजा बना देंगे, फिर सारा शासन हम संभालेंगे, शक्तियां हमारे पास होंगी, क्योंकि ये तो शराब में और लड़कियों में बिजी रहेगा, हम जो चाहे फिर वो कर सकते हैं। लेकिन जब शाह तुर्कान ने अपने बेटे के साथ में मिलकर शासन किया, तो देखो शाह तुर्कान जो हरम के अंदर रही थी, कहा जाता है कि इसके समय पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लग गया था। इसने जहां ये रहती थी, जिन हरम की महिलाओं के साथ ये रहती थी, उन पर भी बहुत अत्याचार किया। और इसके शासन के काल में अगर हम देखेंगे तो अत्याचार की कई घटनाएं हमें दिखाई देने जो है दिखाई दिखाई पड़ती हैं शाह तुर्कान के समय पर। और जो 40 सरदार सोच रहे थे उनका भी भ्रम टूट गया। शाह तुर्कान ने अपनी मर्जी से शासन किया, शाह तुर्कान ने किसी की एडवाइस नहीं ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा कि जब यहाँ पे शाह तुर्कान जो है इसके आपके जो है कह सकते हैं कि इसके समय पर अत्याचार बहुत बढ़ गया। तो उसके बाद देखो इसके समय पर प्रांतीय इक्तदारों ने विद्रोह कर दिया। प्रांतीय इकदार इक्तदार कौन होते थे? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जमीन का टुकड़ा, और इस जमीन के टुकड़े का जो मालिक होता था उसे क्या कहते थे? इक्तदार कहते थे। और जमीन के टुकड़े को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। अब इसने क्या किया? इसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और प्यारे बच्चे, जब इसने इसमें भी इंटरफेयर करना शुरू किया, तो यहाँ पे जितने भी ये आपके प्रोविंशियल इक्तदार थे, इन लोगों ने इनके शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि भैया ये तो बहुत ही गलत बात है। अब यहाँ पे जब विद्रोह किया, तो शाह तुर्कान ने अपने बेटे से कहा, बेटा कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज, इससे कहा कि जाओ भाई
जाकर उन विद्रोह को दबा के आओ। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज वहां पे चला जाता है। अब दूसरी तरफ रजिया सुल्तान भी ये सारी चीजें देख रही है। रजिया सुल्तान ये नोटिस कर रही है कि जिस प्रशासन को उसके पिता ने इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था, शाह तुर्कान उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। और एक दिन दिल्ली की जनता भी इसके शासनकाल में खतरे में आ सकती है। रजिया क्यों समझ रही थी? रजिया को क्या नॉलेज थी मैम? क्या रजिया ने पहले कभी शासन किया था? तो मैंने आपको बताया था बेटा जी एक क्लास में कि जो इल्तुतमिश है उसने क्या जीता था। मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर का किला जीता था। बताइए कब जीता था? ग्वालियर का किला उसने जीता था। मैंने आपको क्लास में बताया, किसने? इल्तुतमिश ने। तो जब इल्तुतमिश ग्वालियर का किला जीतने के लिए गया था तो भाई वो अपने बड़े बेटे पे भरोसा करता था। और जो बेटा है उसका नसरुद्दीन महमूद, वो तो पहले ही मर चुका है, जिसे वो काबिल समझता था, तो वो तो पहले ही मर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो तो मर चुका। अब ये जब किला जीतने गया तो कहा जाता है कि उस समय पर इसने दिल्ली का जो शासन है वो रजिया के हाथों में सौंपा था। रजिया कौन है? इसकी बेटी है। 1232 में, वेरी गुड जिन बच्चों ने आंसर दिया है कि मैम 1232 में जीता था। तो जब ये यहाँ पे गया था ना, तो उस समय पर जितने समय इसको लगा उतने समय पर रजिया ने बहुत अच्छे से दिल्ली के शासन को संभाला था। और तभी से कहा जाता है कि इल्तुतमिश की ये इच्छा थी कि उसकी उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान बने, लेकिन क्योंकि वो औरत थी इसीलिए उसको सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन देखिए अब रजिया कैसे गद्दी पर आएगी। अब यहाँ पे प्रांतीय इक्तदारों ने क्या कर दिया मैम? इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। दबाने कौन गया है? रुकनुद्दीन फिरोज, मतलब वो दिल्ली से बाहर चला गया। और शाह तुर्कान जो है उससे पहले से ही लोग परेशान है, तो रजिया इस दिन का फायदा उठाती है। और कहा जाता है कि एक दिन रजिया जब जुम्मे की नमाज का समय था, जुम्मे की नमाज चल रही थी, उस समय पर वो वहां पर पहुंचती है और लोगों के सामने आग्रह करती है कि मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि शाह तुर्कान के अत्याचार से इस दिल्ली को बचा लो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस सल्तनत को, इस दिल्ली को आप बचा सकते हैं शाह तुर्कान के जुल्मों से, उसके अत्याचारों से। और रजिया वहां पे, और पता है रजिया बहुत खूबसूरत थी, कहा जाता है बहुत ही सुंदर थी रजिया सुल्तान। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रजिया की बातों को सुन रहे थे, और रजिया की बातों को सुनकर उसकी बातों को समझ भी रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कहते हैं ना हमारे घर में कोई लड़ाई होती है और हम बाहर जाकर उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो घर के बड़े क्या कहते हैं? भाई ये तुम्हारे घर की बात है, इसको घर तक सीमित रखो, बाहर क्यों लेकर जा रहे हो? तो वहां पे कुछ बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने रजिया से कहा कि बेटा ये तुम्हारे घर की बात है, इसको तुम घर में सॉल्व करो, और तुम यहाँ पर आकर जनता को राजा के खिलाफ भड़का रही हो, ये तो गलत बात है। लेकिन रजिया ने फिर कहा कि मैं अगर राजा अच्छा होता तो कभी भी ऐसी बात नहीं करती। ठीक है, मैं कभी भी इस तरह की बातें नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप एक बार देखें कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। मतलब कहा जाता है कि रजिया ने इतना आकर्षित भाषण दिया था कि जनता को मजबूर होना पड़ा रजिया को सपोर्ट करने के लिए। और पूरी जनता का सपोर्ट किसके साथ आ गया? रजिया सुल्तान के साथ आ गया। और कहा जाता है कि जब जनता ने रजिया के भाषण को सुना और उससे वो आकर्षित हुई, तो पूरी की पूरी जनता जो है वो आपके दरबार के अंदर घुस गई, और दरबार पे जो दरबारी खड़े होते हैं उन सबको हटा दिया। उन सबको जनता ने एक तरफ कर दिया और शाह तुर्कान को मार दिया। अब जिस समय ये घटना घट रही थी बेटा, शाह तुर्कान तो मर गई। अब रुकनुद्दीन फिरोज कहां पर है? वो तो इनको दबाने गया है विद्रोह को। अब वो भी उसी समय दिल्ली में एंट्री करता है, और कहा जाता है कि जनता उसको भी मार देती है। तो रजिया ने किस तरीके से शासन की बागडोर को संभाला मैम? रुकनुद्दीन फिरोज को और शाह तुर्कान को हटाकर। तो शाह तुर्कान हट गई, रुकनुद्दीन फिरोज हट गया, तो अब किसका शासनकाल आएगा? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का यहाँ पर शासनकाल आएगा। और देखिएगा रजिया के बारे में मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं,
और रजिया के बारे में आप समझ भी गए होंगे कि रजिया सुल्तान, जिसको उसके पिता की इच्छा थी कि वही यहाँ पर शासन की बागडोर संभालें, अब शासन में यहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन मैम अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपने अभी बताया था कि जो 40 सरदार जो काफी शक्तिशाली हैं, इनका क्या हुआ? क्योंकि ये तो रजिया को बनने ही नहीं देना चाहते थे, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि रजिया किसी की मर्जी से गद्दी पर नहीं बैठी, बल्कि रजिया जनता के सपोर्ट से गद्दी पर बैठी है। और इस समय रजिया का विरोध मतलब जनता का विरोध हो जाएगा, क्योंकि जनता ने उसको सपोर्ट किया था। तो फिर उन 40 लोगों को भी रजिया को सपोर्ट करना पड़ा। तो अब रजिया क्या है? सबकी सहमति से गद्दी पर बैठी है। और रजिया बहुत ही होशियार है। इल्तुतमिश के कहा जाता है कि जितने बेटे नसरुद्दीन महमूद के बाद थे, उन सबके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई इल्तुतमिश का कोई भी काबिल बच्चा था तो वो रजिया सुल्तान ही थी। आप कहोगे रजिया ने अपनी माँ को मरवा दिया? जी नहीं, रजिया की माँ ये नहीं है। शाह तुर्कान रजिया की माँ नहीं थी। रजिया की माँ का नाम है कुतुबी बेगम, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था। तो रजिया के नाना का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसमें दोनों के गुण हैं, सोच के देखिए। ऐबक जिसकी बेटी कुतुबी बेगम है, तो उसका भी ब्लड रजिया में है, और इल्तुतमिश का भी ब्लड रजिया में है, तो शासन तो उसके ब्लड में है। तो अब ये सबकी सहमति से गद्दी पर बैठी है। और रजिया की दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी और इतनी मजबूत स्थिति होती है कि इसको दिल्ली से अगर ये बाहर नहीं जाती ना, तो रजिया को कभी कोई मार नहीं सकता था। लोग इतना प्यार करने लग गए थे रजिया से कि अगर इसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचता था, तो गुप्तचर तो बाद में, जो आम जनता होती थी वही जाकर रजिया को बता देते थे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र हो रहा है। तो इतना प्यार इसको जनता से मिला, क्योंकि ये उसके काबिल थी, इसके अंदर वो काबिलियत थी, इसने इस तरीके से शासन किया। अब देखिए यहाँ पे रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी प्यारे बच्चे? आप कहोगे रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान देखिएगा, कुल्हा और चोगा पहनकर पुरुषों की तरह दरबार में आती थी। कुल्हा और चोगा क्या होता है? मतलब एक जैकेट की तरह होता है, जैसे पुरुष पहनते हैं, और सर पर टोपी। जैसे पुरुष आते हैं खुला मुंह कर दरबार में, वैसे रजिया आती थी। अब यहाँ पे जब रजिया ने इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस लिया, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि रजिया कुरान का अपमान कर रही है, रजिया कुरान को इंसल्ट कर रही है। क्योंकि रजिया ने क्या किया? खुले मुंह शासन किया। उसने टोपी और चोगा पहनकर शासन किया, तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। और लोग यहीं तक नहीं रुकेंगे। जब किसी स्त्री को कोई पुरुष नहीं हरा पाता, तो पता है वो क्या करता है? उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। तो रजिया के साथ भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी रजिया मजबूत रहेगी, क्योंकि उसे जनता का सपोर्ट मिला हुआ है। अब आगे देखिए यहाँ पर, माता थी इनकी कुतुबी बेगम। ठीक है, कुतुबी बेगम। कुतुबी बेगम, बेटा इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ, ये टाइप जो है टाइपिंग एरर हो गया है। कुतुबी बेगम ऐबक की बेटी है ये, ऐबक की बेटी। चलिए ठीक कर लेते हैं। कुतुबी बेगम ऐबक की बेटी। ठीक है, कुतुबी बेगम ऐबक्स डॉटर। तो अब यहाँ पे ये इसकी माता का नाम है, पिता इल्तुतमिश है। अब देखो काले गुलाम, इसने काले गुलाम को अपने यहाँ पर नियुक्त किया रजिया ने। अब यहीं से बात थोड़ी सी बिगड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ काले गुलाम के बारे में बताने से पहले एक व्यक्ति का नाम सुन लो, जिसका नाम है ऐतगीन। ऐतगीन जो बड़ा खुश था पहले कि भाई रजिया सुल्तान जो है यहाँ पर शासिका बन गई है, ये बड़ा खुश था। ये पता है खुश क्यों था? कि रजिया तो एक औरत है, ये क्या शासन करेगी, और इसके समय पे तो मुझे सारी शक्तियां मिल जाएंगी।
और एतगीन जो है, रजिया कहती है अरे चाचा रुको ना थोड़ा सा, अभी बताती हूँ। तो रजिया इसकी हर बात मानती थी। इसको लगता था अरे वाह रजिया तो मेरे कहने से चलती है। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होगी? दिक्कत शुरू होगी इस याकूत से, जो काला गुलाम है, जो कि एक अफ्रीकी व्यक्ति है। इससे दिक्कत शुरू होगी। किसको दिक्कत शुरू होगी? एतगिन को, क्योंकि अभी तक रजिया क्या कर रही है? एतगिन की हर बात को सुन रही है। और एतगिन को लग रहा है कि मैं धीरे धीरे मेरे पास में क्या होता चला जाऊंगा, पावरफुल होता चला जाऊंगा। लेकिन रजिया कहती है कि भैया तुम चाचा हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही थी। ठीक है, ये एक मजाक वाली बात है। तो यहाँ पे जब काले गुलाम याकूत की नियुक्ति होती है, बेटा इसने नियुक्त किया अपने दरबार में, काला गुलाम था, और ये कहां से था? अफ्रीकी गुलाम था। और प्यारे बच्चे, जो अफ्रीकी गुलाम है, इसे रजिया ने सबसे पहले जो पद दिया था वो दिया था अमीर ए आखूर का पद, यानी पोजीशन अमीर ए आखूर। और आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमीर ए आखूर कौन है। पहले तुम कैद करवा दो रजिया को, अरे पहले घूमने तो दो उसको खुला। इतनी देर से एक ही कमेंट आ रहा है, मैम किला मुबारक में कैद कर लिया, मैम किला मुबारक में कैद कर लिया। अरे बेटा, अरे बच्चों, पहले उसे आजादी के दिन तो जी लेने दो, या सीधा कैद ही करवा दोगे उसको? कैद भी करवाएंगे, थोड़ा शांति रखो, सब बताऊंगी। अब जो ये याकूत है, ये कौन है? इसका गुलाम है। और कहा जाता है कि इसे रजिया ने सबसे पहले अमीर आखूर का पद दिया था। अमीर आखूर के पद से प्यारे बच्चे फिर इसका प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन करके इसको जो पद दिया गया वो अमीर हाजिब यानी शाही प्रबंधक यानी रॉयल मैनेजर का दे दिया। और रॉयल मैनेजर का काम क्या होता था? कि परछाई की तरह राजा के साथ रहना, राजा की तरह, मतलब राजा के साथ एक परछाई की तरह रहना। मतलब कहने का मतलब है जैसे रॉयल मैनेजर, जैसे आप कहते हो कि राजा से कौन मिल सकता है, राजा क्या खाना खाएगा, राजा किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, क्या कहाँ पे क्या काम राजा को करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजों को मैनेज करना। मतलब क्या हुआ? याकूत को इसने अपना एकदम खास बना लिया। और खास कौन बनना चाहता था? तो आप कहोगे खास बनना चाहता था मैम वो आपका एतगीन। लेकिन एतगीन की तो छुट्टी हो गई, और एतगीन की जब छुट्टी हो गई तो कौन आया उसकी जगह पे? याकूत। याकूत के आने से ही छुट्टी हुई। अब एतगीन को बड़ी दिक्कत हो गई कि जो शक्तियां मुझे मिलनी चाहिए थी वो इस गुलाम को मिल गई। अमीर ए आखुर बेटा, जिसने सही बोला है कि घोड़े अस्तबल का प्रमुख, बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने। इसने पहले अमीर आखूर का पद दिया, फिर इसने वहां पे बहुत अच्छा काम किया तो इसने फिर इसको अपना शाही प्रबंधक बना लिया। इसने कहा कि आज से तुम मेरे रॉयल मैनेजर हो, तुम मेरे जितने भी, तुम मेरे सबसे खास व्यक्ति। और कहा जाता है कि लोगों ने ऐसे रूमर्स फैलाए, इतिहासकार इनको रूमर्स कहते हैं, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है क्योंकि लोग रजिया को किसी भी तरीके से नहीं हरा पा रहे थे, तो उन्होंने रजिया के कैरेक्टर पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी और कहा कि याकूत, अरे रजिया और याकूत का कोई चक्कर चल रहा है, इन दोनों के बीच कुछ अफेयर चल रहा है। बताओ, शाशिका होकर एक गुलाम से चक्कर चला रही है, घोड़े पर उसको गोदी में उठाकर बिठाता है, घोड़े से गोदी में उठाकर उठाता है। तो लोगों ने उसके क्या किया? कैरेक्टर पर उंगली उठानी शुरू कर दी। जैसे आपने देखा होगा कोई भी लड़की है अगर वो आगे बढ़ रही है ना, तो समाज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता उसके कैरेक्टर पे उंगली। अरे रात को आ रही है, अरे आज वो फलाना लड़का उसको छोड़ने आया था, आज उसके साथ देखा था उसको मार्केट में। तो ये सब क्या होते हैं? एक लड़की को तोड़ने के लिए उसके कैरेक्टर पर उंगली होती है। तो यहां पर ऐसा ही रजिया और याकूत के साथ, जबकि याकूत क्या था? केवल उसका एक वफादार व्यक्ति था, जो बिल्कुल वैसे ही सेवा करता था जैसे गुलाम को अपने राजा की सेवा करनी चाहिए। इतिहासकार कहते हैं कि याकूत और रजिया के बीच इस तरह का कोई संबंध नहीं था। तो याकूत को पहला कौन सा पद मिला? अमीर ए आखूर का। फिर प्रमोशन करके कौन सा पद मिला? तो मैम अमीर ए हाजिब था। यहां पर ये पद इसको मिल गया। अब देखिएगा यहां पर भाई रजिया के विरोधी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि भाई रजिया बहुत अच्छे से शासन कर रही है। तो विरोधियों में कौन कौन होगा और किस किस की कैसे कैसे यहां पर बात करेंगे, देखिएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो आप यहां पे देखेंगे रजिया के खिलाफ विद्रोह।
ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ रजिया के खिलाफ विद्रोह किस किसने किया, तो बेटा एक तो एतगीन जो कि दुश्मन बन चुका है याकूत के आने से, जो कि रजिया के दरबार में है, लेकिन जाकर किससे मिलेगा, रजिया के दुश्मनों से। और ये वो लोग हैं जिनकी शक्तियां प्रभावित हुई हैं रजिया के शासिका बनने से। तो ये इसके खिलाफ सारे के सारे क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे और कहेंगे कि किसी भी तरीके से रजिया को हमें गद्दी से हटाना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक इसका दुश्मन है अल्तुनिया भटिंडा तबरहिंद पंजाब में, एक है एतगीन अमीर हाजिम के पद पर था ये प्यारे बच्चे, अमीर हाजिम। तो ये यहाँ पर किसके दरबार में रहता है, आप कहोगे कि ये रहता था रजिया के दरबार में। ठीक है, ये कहां पर रहता था, आप कहोगे कि मैम ये रजिया के दरबार में ही रहता था, एतगीन इसका नाम है। और यहाँ पे अमीर ए हाजिब, प्यारे बच्चे यहाँ ठीक करना, ये ब है ब, अमीर ए हाजिब बी, इसके दरबार में रहता था ये। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पे, तो एक है यहाँ पर कबीर खां एयाज जो कि लाहौर में है। ये तीनों मिलकर रजिया के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से रजिया को मारना होगा। ये तीनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो कहा जाता है कि सबसे पहले किसको बोला गया कि भाई तुम ऐसा करो, तुम रजिया के खिलाफ प्लानिंग करो, तुम रजिया के खिलाफ प्लानिंग करो। और पता है कहा जाता है कि इसने 2-3 बार रजिया के समय पर आक्रमण किया, रजिया ने इसको समझाया, आक्रमण मतलब प्लानिंग की इसके खिलाफ। तो रजिया ने इसको कई बार संदेश दिया कि भाई मान जाओ, मत करो ऐसा, हम आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन ये फिर भी रजिया के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहा। और ये जो भी प्लानिंग करता रजिया को पता चल जाता। तो इन लोगों ने कहा कि रजिया जब तक दिल्ली में है तब तक उसको मार पाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करो कि रजिया को बाहर बुलाओ। तो ये कोशिश करता है। अब यहाँ पे ये रजिया के खिलाफ प्लानिंग करता है, रजिया को इसके बारे में पता चल जाता है, और रजिया कहा जाता है कि भैया ये सोकर उठता है और रजिया इसके सामने खड़ी है। सोचो आप कि कोई किसी के खिलाफ आप कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो और आपको डर है कि भाई उसको पता ना चल जाए, पता चल गया और वो व्यक्ति आपके सामने, सुबह आप उठ रहे हो और एकदम सामने से, कहा जाता है कि रजिया ने इसको निपटा दिया। रजिया आई, वहां से निकली और रजिया ने इसको क्या कर दिया, निपटा दिया। तो इसकी तो छुट्टी हो गई। अब अगला व्यक्ति है अल्तुनिया। अब अल्तुनिया रजिया के खिलाफ विद्रोह करेगा। अल्तुनिया की बारी आती है। अल्तुनिया को भी रजिया समझाती है, लेकिन अल्तुनिया नहीं मानता। अब अल्तुनिया क्या करेगा, अल्तुनिया बार बार विद्रोह कर रहा है, तो रजिया को मजबूर होकर पंजाब आना पड़ेगा। और जब वो पंजाब आएगी तो उसके साथ कौन आएगा बताओ, यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसके साथ में ये अल्तुनिया का विद्रोह जब होता है तो इसको दबाने कौन आती है, अल्तुनिया का विद्रोह। इसको दबाने के लिए मैम रजिया आई थी। दबाने कौन आएगा, रजिया। और बेटा जी जब रजिया आई होंगी तो उनके साथ कौन आया होगा, याकूत आया होगा। और याकूत आया होगा और साथ साथ कौन आई होगी, रजिया की सेना आई होगी। क्योंकि भाई उसे क्या करना है, उसे यहाँ पर इस विद्रोह को दबाना है। तो रजिया यहाँ पर पहुंच जाती है। रजिया यहाँ पे पहुंच जाती है। और रजिया जब यहाँ पर पहुंचती है तो अब यहाँ पे रजिया की स्थिति कैसे कमजोर होती है वो सुनो। अब मैंने आपको बताया था कि याकूत और रजिया को लेकर रूमर्स तो फैले हुए थे। अब वो रूमर्स सेना के बीच में भी फैलते हैं। अब उसमें से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रजिया सही है, बहुत सारे कहते हैं नहीं रजिया गलत है, रजिया का अफेयर चल रहा है। एतगीन को नहीं बेटा जी, कबीर खां एयाज। एतगीन तो भी जिंदा रहेगा। एतगीन को निबटवाने वाला व्यक्ति आगे आएगा, बहराम शाह, वो इसको निबटवाएगा फिर एतगीन को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा बीच में एक दूसरा व्यक्ति आ जाएगा जिसका मैंने अभी अभी नाम लिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपका फोकस हटा तो चीजें समझ नहीं आएंगी। अभी आपको मैं रजिया पढ़ा रही हूँ, फिर बीच में मैं थोड़ा सा आगे ले जाकर फिर वापस रजिया पे आऊंगी मैं। तो यहाँ पे अब रजिया पहुंच चुकी है, सेना पहुंच चुकी है, याकूत उनके साथ पहुंच चुका है।
अब यहाँ पे क्या होता है, रूमर्स फैलते हैं, रूमर्स के लिए सेना में आपस में लड़ाई हो जाती है, सेना आपस में लड़ने लग जाती है। और जो याकूत है ना प्यारे बच्चे, याकूत ये है, ये जो है ये यहाँ पर मारा गया। और याकूत जब यहाँ पे मारा गया और सेना के बीच में भी आपस में क्या हो गया, यहाँ पर लड़ाई हो गई, तो रजिया की स्थिति कमजोर हो गई। और जैसे ही रजिया की स्थिति कमजोर हुई बेटा जी, अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर याकूत मारा गया, मारा गया, रजिया की स्थिति कमजोर हुई, रजिया की स्थिति कमजोर, कमजोर हो गई। और अल्तुनिया ने और अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया, रजिया को कैद कर लिया। और बेटा कैद कहां पर किया था, कैद कर लिया तो कैद कहां पर किया था, मैं अगली स्लाइड पे लिखती हूं। कैद किया था किला ए मुबारक में, कैद किया बेटा जी किला ए मुबारक में, यानी रजिया गुंडों में फंस गई। अब बेटा देखो यहाँ पे रजिया क्या हो गई है, कैद हो गई है। मतलब एक तरीके से अल्तुनिया ने रजिया को अपने पास रख लिया। अब यहाँ पे ये कौन है अल्तुनिया, मैम इसका विद्रोही है। ठीक है, ये क्या है, आप कहोगे कि मैम कैद कर लिया, आप कैद कर लिया तो कौन खुश होगा, खुशी किस किस को होगी रजिया के कैद होने से, तो आप कहोगे कि एक तो एतगीन खुश हो जाएगा, क्योंकि एतगीन को लगेगा कि भैया अब ये जो है अल्तुनिया रजिया को मार देगा, क्योंकि इनकी तो यही प्लानिंग थी। और बेटा जी कौन खुश होगा, 40 सरदार खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी मजबूरी में रजिया के जो है गद्दी पर बैठने से यहाँ पर मजबूरी में उसके बातों को सुन रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब बंदी बना लिया तो इन सबको क्या लग रहा है कि अब तो भाई रजिया मर जाएगी, अब अल्तुनिया रजिया को मार देगी, और मार देगा सॉरी, और रजिया अब कभी भी वापस नहीं आएगी। तो हबड़ दबड़ में ये लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, हर अब हवड़ दबड़ में ये लोग क्या करते हैं, एतगीन ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो कि बहुत कमजोर हो और एतगीन के पास सारी शक्तियां आ जाएं। और एतगीन को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है बहराम शाह। जरा ध्यान से सुनना, ये मैं आपको अभी रजिया पर वापस लेकर जाऊंगी। बहराम शाह को शासक तभी बना दिया गया जब रजिया के कैद होने की खबर आ गई थी। रजिया अभी मरी नहीं है, रजिया अभी जिंदा है, लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा कि अब रजिया कभी भी वापस नहीं आएगी, तो हमें एक नए शासक की जरूरत होगी। और एतगीन जो इस इंतजार में बैठा हुआ था कि कब ऐसा हो और कब मैं अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ा सकूं, तो अब एतगीन को वो मौका मिल गया है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम है बहराम शाह। तो यहाँ पर अब बहराम शाह को हबड़ दबड़ में शासक बनाया जाएगा। इल्तुतमिश का बेटा ये तीसरा बेटा है, इल्तुतमिश का तीसरा बेटा। और इसको शासक बनाने में एतगीन ने इसकी मदद की थी, शासक बनाने में एतगीन ने इसकी मदद की थी। एतगीन कौन है, तो मैम रजिया का विद्रोही है। एतगीन रजिया का विद्रोही है। रजिया का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो बेटा जी 1236 से और 1240 तक रहता है। तो रजिया अभी मरी नहीं है, अभी तो केवल रजिया को कैद किया गया है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को क्या लगा, अब तो रजिया कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि अल्तुनिया उसको मार देगा। तो इन्होंने ये सोचकर बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का तीसरा बेटा है, प्यारे बच्चे, इसको यहाँ पर क्या कर लिया, इसको यहाँ पर आप कह सकते हो, इसको यहाँ पर शासक बना दिया एतगीन ने। और एतगीन ने किस शर्त पर बनाया, सुन लो जरा। एतगीन ने कहा बहराम शाह से कि सुनो, मैं तुम्हें शासक बनने में तभी मदद करूंगा जब तुम ये मानोगे, मेरी कुछ शर्तों को स्वीकार करोगे। बहराम शाह बोलता है वो क्या शर्तें हैं तुम्हारी, तो कहा जाता है कि बहराम शाह से एतगीन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो, तुम्हें ही मैं राजा बनाऊंगा, लेकिन जो शक्तियां होंगी, जो कामकाज होंगे वो मैं करूंगा।
बहराम शाह बड़ा खुश कि अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि मैं राजा बनूंगा और काम सारा तुम देखोगे। ठीक है भाई। लेकिन एतगीन की वास्तविक मानसिकता क्या है उसको तो बहराम शाह भी नहीं जान पा रहा अभी। बहराम शाह ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बहराम शाह शासक बनता है, और शासक बनाने में किसने मदद की थी उसकी? एतगीन ने। एतगीन ने मदद कर दी बेटा। तो देखिएगा अब जरा आगे क्या होता है। बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 तक माना जाता है, क्योंकि माना तो ऑफिशियल तरीके से कब माना जाएगा इसको शासक? जब रजिया मरेगी, और रजिया अभी मरी नहीं है। रजिया मरेगी 1240 में। तो आप उसको पहले मारा क्यों नहीं? बहराम शाह को क्यों बना दिया? क्योंकि बेटा बहराम शाह को रजिया के किडनैप होते ही यहां पर शासक बना दिया। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके समय पर उसने एतगिन ने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा करती हूं मैं ताकि आपको बेटा जी यहां पर दिखाई दें चीजें। ये लीजिए। ठीक है, ये किसका शासनकाल है? एक मिनट। बहराम शाह का। किसका शासनकाल है? बहराम शाह का। इसके समय नए पद का सृजन हुआ, नायब ए मुमलिकात। और नायब ए मुमलिकात बेटा जी कैसा पद होता है? जैसे आज के समय पे प्रधानमंत्री। अगर मैं आपको ये समझाऊं तो एतगीन ने ये कहा कि सुनो, तुम तो रहोगे राष्ट्रपति की तरह। अब आपके यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, ठीक है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, लेकिन राष्ट्रपति क्या होते हैं? केवल नाम के प्रधान होते हैं। वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास हैं। तो ऐसा ही किसने शर्त रखी थी? एतगीन ने, कि मैं प्रधानमंत्री रहूंगा और तुम राजा रहोगे। राजा मतलब राष्ट्रपति। यानी जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो पीएम, केवल राजा को सर हिलाना है, जैसे राष्ट्रपति हिलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक पद क्या बना? नायब ए मुमलिकात, जो कि आज के प्रधानमंत्री के पद की तरह है। और इस पद पर कौन बैठ गया? एतगीन बैठ गया। अब बहराम शाह हर चीज से राजी है। एक पद और दिखेगा यहाँ पर आपको, वजीर। और वजीर की जब हम बात करेंगे तो मुहाजिबुद्दीन, जो कौन है? एतगीन का बहुत ही खास दोस्त है। यानी दोनों पावरफुल पदों पर कौन बैठ गए? एतगीन और उसका दोस्त बैठ गया। और बहराम शाह ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसकी शर्त यही थी। तो एक तो वजीर यहाँ पे पद दिखा आपको, और एक नायब ए मुमलिकात, जो कि आपके प्रशासनिक पदों में सबसे शक्तिशाली पद हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना तो ठीक था, लेकिन अब एतगीन की हरकतें देखो। एतगीन कहेगा कि राजा जब जाता है तो राजा के साथ कितने सैनिक जाते हैं? लोग कहते हैं 100, तो कहेगा मेरे साथ 200 जाने चाहिए। कहता है राजा जब उठे, ढोल बजे ना बजे, लेकिन जब मैं उठूंगा तो ढोल बजने चाहिए। राजा के साथ कितने हाथी जाते हैं? राजा के साथ 50, तो मेरे साथ 100 जाएंगे। मतलब राजा से डबल फैसिलिटीज उसको चाहिए। अब यहाँ पे ये बात बहराम शाह को बर्दाश्त नहीं हुई। बहराम शाह ने कहा कि तुमने तो मेरी शराफत का ज्यादा ही फायदा उठा लिया भैया, पहले तुम्हें ही निबटवाता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है। एतगीन की हत्या बहराम शाह द्वारा करवा दी गई थी। कहा था कि भैया बड़ा शौक है तुझे राजा से भी आगे बढ़ने का, तो ले, अब तू ऊपर जा और ऊपर जाके करना तुझे जो करना है। तो बहराम शाह, जिसे ये एतगीन बड़ा कमजोर शासक समझ रहा था, इसने क्या कर दी? इसकी छुट्टी कर दी कि भैया जाओ, अब जाकर ऊपर अपनी शक्तियां देखना। अब ये बात किसको पता चल गई? मुहाजिबुद्दीन को पता चल गई। मुहाजिबुद्दीन को जैसे ही ये बात पता चली, तो मुहाजिबुद्दीन कौन है भाई? एतगीन का दोस्त है, और ये यहाँ पर काफी समझदार व्यक्ति भी है। अब यहाँ पे जो मुहाजिबुद्दीन है और जो 40 सरदार हैं, जो देख रहे हैं कि भैया बहराम शाह क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, जिसको एक कमजोर शासक समझ के हमने गद्दी पर बिठा दिया था, उसने तो एतगीन को ही निबटवा दिया। अब ये मुहाजिबुद्दीन को अपने पास बुलाता है बहराम शाह। मुहाजिबुद्दीन जो कि एक बहुत ही माइंडेड व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जाता है और बहराम शाह उसको कहता है कि देखो भाई, अ, तुम्हें अब सही से शासन प्रशासन को संभालना है। मुहाजिबुद्दीन कहता है हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगा।
ठीक है, और वो फिर बताता है कि मैं जानता हूँ कि एतगीन को आपने ही मरवाया है, क्योंकि एतगीन जो है वो राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा था। बैराम शाह कहता है अरे वाह, ये तो समझ गया। तो वो कहता है कि आप चिंता ना करें, आपने बिल्कुल सही किया, एतगीन इसी चीज को डिजर्व करता था। बहराम शाह खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो मेरा खास आदमी है, लेकिन उसको क्या पता है कि मुहाजिबुद्दीन के दिमाग में क्या चल रहा है। मुहाजिबुद्दीन अपने दोस्त एतगीन की मृत्यु का बदला लेगा अभी बहराम शाह से, और बहराम शाह को इसकी खबर भी नहीं है। अब यहाँ पे ये सारी घटना घटी, इसी बीच में बेटा जी क्या होता है देखो, इसके समय पे बहराम शाह के समय पर 1241 में मंगोल आक्रमण हुए थे। कब? 1241 में। क्या रजिया इस समय जिंदा है? नहीं, रजिया इस समय मर चुकी है। अभी जाऊंगी मैं दोबारा से रजिया के पास। तो यहाँ पे मंगोल आक्रमण हुए हैं इसके समय पे। अब ये मौका मिलता है मुहाजिबुद्दीन को। मुहाजिबुद्दीन पहले तो 40 सरदारों को अपने फेवर में लेता है कि ये शासक किसी के भरोसामंद नहीं है, जिस व्यक्ति ने इसको राजा बनवाया उस व्यक्ति को ही इसने मरवा दिया, ये हमें भी मरवा सकता है। और साथ साथ जो सेना इसके साथ यहाँ पे गई थी मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए, किसको भेजा गया बेटा? जब ये मंगोल आक्रमण हुआ है तो एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस आक्रमण को दबाने के लिए कौन गया था? दबाने के लिए बेटा भेजा गया था मुहाजिबुद्दीन को। मुहाजिबुद्दीन और कौन गई थी? और सेना। और इसने क्या किया? इसी मौके का फायदा उठाया और सेना को भड़का दिया। किसके खिलाफ भड़का दिया? तो आप कहोगे कि मैम भड़का दिया मुहाजिबुद्दीन ने बहराम शाह के खिलाफ। मुहाजिबुद्दीन ने बोला कि देखो तुम्हें ये तो पता ही है कि एतगीन को बहराम शाह ने मरवाया है। सेना कहती है अरे भाई उसने गलत काम किया था, वो राजा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर उसको मरना ही था। तो मुहाजिबुद्दीन कहता है तुमने कौन सा गलत काम किया है? सेना के लोग कहते हैं हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर तुम्हें मरवाने का नोटिस क्यों जारी कर दिया? तुम्हें क्यों मरवा रहा है फिर बहराम शाह? सब कहते हैं झूठ बोल रहा है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो जैसे आपने देखा होगा कि राजा एक जब आदेश देता था तो रॉयल ऑर्डर्स कहा जाता था उसके राजा के आदेश को। तो उस रॉयल ऑर्डर्स पर एक स्टैंप लगता था, तो वैसा स्टैंप लगा हुआ वो रॉयल ऑर्डर्स किसको दिखा देता है? सैनिकों को, जो कि उसने धोखे से बनवाया था। और कहता है देखो ये रहा तुम्हारी मृत्यु का मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है। सारे सैनिक भड़क जाते हैं, सारे सैनिक भड़क जाते हैं, और उधर सरदार तो भरे बैठे ही थे। और ये सब लोग मिलकर क्या कर देते हैं? तो प्यारे बच्चे इसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी हत्या कब हुई थी? 1242। बहराम शाह की छुट्टी हो गई। अब थोड़ा सा बैक में जाएंगे और रजिया के पास पहुंचेंगे कि रजिया की मृत्यु कैसे हुई थी। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया किला ए मुबारक में। अब यहाँ पे कहा जाता है कि जो रजिया सुल्तान थी, जब अल्तुनिया ने उसको कैद किया तो अल्तुनिया डेली रजिया को देखने जाता। और जिन लोगों ने ये सोचकर कि रजिया को तो अल्तुनिया ने मार दिया होगा, उनको पता ही नहीं था कि रजिया 1240 तक जिंदा है। अब वो रोज जाता और रजिया समझ गई कि ये मुझे पसंद करने लगा है। अब रजिया देखो क्या करती है। रजिया कहती है कि देखो तुमने मुझे कैद करके रखा हुआ है, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? और मैं तो तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुमसे लड़ने आई ही नहीं थी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब सोचिए, रजिया सुल्तान जिसकी खूबसूरती के चर्चे इतिहास में होते हैं, एक इतनी खूबसूरत लड़की और किसी लड़के को सामने से कहे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो लड़के की तो क्या ही हालत होगी। अब अल्तुनिया भी बेवकूफ नहीं था, उसने पहले तो ये कहा। और कहीं ना कहीं ये बात इतिहासकार कहते हैं कि सत्य थी कि अल्तुनिया रजिया को पसंद करने लग गया था, उससे प्रेम करने लग गया था। मन ही मन सोच रहा था अरे वाह, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। लेकिन फिर भी कहता है कि अरे पागल बना रही हो मेरा? कि नहीं, पागल नहीं बना रही हूं, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अल्तुनिया एंड टू एंड मान जाता है कि हाँ भाई, ये सच में ही मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। तो रजिया जब अल्तुनिया की कैद में थी तो उसने इस तरह की बात अल्तुनिया से कही, और कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया की शादी अल्तुनिया से हो गई और कुछ कहते हैं कि नहीं हुई। लेकिन माना यही जाता है, अगर हम सर्च करते हैं कि रजिया की शादी किससे हुई थी, तो अल्तुनिया से हुई थी।
अब अल्तुनिया ने शादी कर ली और कहा, देखो रजिया ने कैसे कन्विंस किया कि देखो एक तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दूसरी बात तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है किसके लिए, दिल्ली की गद्दी के लिए, तो तुम मुझसे शादी कर लो, दोनों मिलकर शासन करेंगे। और तुम मुझे यहाँ पे कैद करके बैठे हुए हो और मेरे जितने दुश्मन है सब खुशी कर रहे हैं, सब पार्टी मना रहे हैं, तुम और मैं यहाँ पे हैं। अल्तुनिया कहता है बात तो सही कह रही है, अल्तुनिया शादी कर लेता है। और कहा जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया की कैद से छूटी थी तो उसका घोड़ा इतनी स्पीड से भाग रहा था कि अल्तुनिया का घोड़ा उसके पीछे रह गया था। और रजिया सुल्तान की इसी दौरान कहा जाता है कि रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में हुई थी। और इसकी हत्या का कारण बताया जाता है कि इसको डाकुओं ने मार दिया था। जो डाकू होते हैं उन लोगों ने रजिया को मार दिया था। इसका मकबरा कैथल हरियाणा में है जो पक्की ईंटों से निर्मित है। मिनाज उस सिराज उसकी कमी बताता है कि उसकी कमी सिर्फ एक औरत होना था। रजिया की कमी क्या थी कि वो सिर्फ एक औरत थी, यही उसकी कमी थी। उसका कहना था, मिनास उस सिराज कहता है कि रजिया अगर एक औरत नहीं होती तो आज उसके बारे में इतिहास में आप एक अलग ही लेवल पर पढ़ रहे होते। लेकिन रजिया क्या थी, क्योंकि वो एक औरत थी और उस समय औरत को शासिका के रूप में एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। तो मिनाज उस सिराज उसकी औरत होने की कमी को बताता और कहता है कि इल्तुतमिश के सभी बच्चों में अगर हम बात करें तो सबसे काबिल अगर दिखाई देती है नसीरुद्दीन महमूद के बाद, तो वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। तो ये रजिया की कहानी। अब बहराम शाह भी, तो अब देखो आपको पता है कि रजिया कब से कब तक रही। तो मैम रजिया की अगर हम बात करते हैं तो 1236 से और 1240 तक रही। फिर रजिया के बाद कौन आया, बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 माना जाता है। और अब बहराम शाह के बाद बेटा जी अगला शासक जो बनेगा, अब यहाँ पे मुहाजिबुद्दीन वही शर्त रखेगा जो एहतगीन ने रखी थी। अब वहां पर बहराम शाह के साथ समय पे जो वास्तविक शक्ति मिली थी वो किसको मिली थी, एतगीन को। अब वास्तविक शक्ति देखो किसके पास आ जाएंगी और राजा कौन बन जाएगा। तो बहराम शाह देखिएगा यहाँ पर, बहराम शाह का शासनकाल मैंने लिखा हुआ है। बहराम शाह के बाद आएगा मसूद शाह 1242 से 1246। अगला शासक है 1242 से 1246 मसूद शाह। और मसूद शाह के समय पर जो पावरफुल व्यक्ति रहेगा मुहाजिबुद्दीन रहेगा। और प्यारे बच्चे, ये जो मसूद शाह है ये जानता है कि मुहाजिबुद्दीन ने किसको मरवाया है, बहराम शाह को। तो ये आकर सबसे पहले अब मुहाजिबुद्दीन की छुट्टी करेगा कि भैया ये मुझे भी मरवा सकता है, ये मुझे भी मरवा सकता है। अब मैं मुहाजिबुद्दीन तो तब पढ़ाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ कि जितना मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है ना, क्या वो यहाँ पर आपको समझ में आया? अगर आया है तो जल्दी से अपनी स्माइल की फेस आप लोग भेजेंगे, तभी मैं आपका यहाँ पे जाऊंगी। मसूद शाह 1242 से 1246, और ये कौन है, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है। रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है प्यारे बच्चे मसूद शाह। और ये शासक बनता है तो अभी कौन जिंदा बचा हुआ है, मुहाजिबुद्दीन, उसी ने तो बहराम शाह को मरवाया है। ठीक है, उसी ने तो बहराम शाह को मरवाया है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिर से अब नायब ए मुमलिकात। तो नायब ए मुमलिकात जो पद है, इस पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, उसको तो मैं ठीक कर दूंगी, पहले मुझे रिस्पांस दे दो। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए, है ना। मैंने आपको बोला था कि जब कहानी आएंगी तो मैं आपको खूब कहानियां सुनाऊंगी, कहानियां आएंगी तो कहानियां मैं आपको खूब सुनाऊंगी। बहराम शाह, बहराम शाह के साथ बाद में मसूद शाह। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र मसूद शाह आएगा प्यारे बच्चे, और नायब मुमलिकात कुतुबुद्दीन हसन यहाँ पर बनेगा। चलो इसको देख लो यहाँ पर।
देखना यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करती हूँ नायब ए मुमलिकात, तो ये कौन है यहाँ पर? कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, कुतुबुद्दीन हसन, ये नायब ए मुमलिकात के पद पर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या है कि नायब ए मुमलिकात, जो आपको पता है कि एक बहुत ही पावरफुल पद है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मसूद शाह शासक तो बन गया है, और इसके समय पर जो नायब ए मुमलिकात है, नायब ए मुमलिकात, नायब नायब ए मुमलिकात वो कौन बना है? कुतुबुद्दीन हसन, जो कि एक गैर तुर्क है, और ये प्यारे बच्चे एक भारतीय मुस्लिम है। और ये क्योंकि एक भारतीय मुस्लिम है, और इस चीज को लेकर क्या किया जाएगा? इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, मतलब इसके खिलाफ हो जाएंगे यहाँ पे जो 40 तुर्की सरदार हैं कि भैया बिना तुर्क साम्राज्य, बिना किसी तुर्की के आपने क्या कर दिया, इतना बड़ा पद किसी भारतीय मुसलमान को दे दिया। तो लोग इसके पहले से ही खिलाफ है, भले ही ये नायब और मुमलिकात के पद पर है, लेकिन लोग इसके खिलाफ हैं। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये भारतीय मुस्लिम है। आप कहोगे भारतीय मुस्लिम कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि अरब आक्रमण हुए, तुर्क आक्रमण हुए, तो यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में। तो ये उन्हीं में से एक व्यक्ति है। ये भले ही आपका पीएम के पद पर है, लेकिन कमजोर क्यों है? क्योंकि लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये गैर तुर्की ऐसा व्यक्ति है जो इस पद पर बैठ गया है। तो इसके समय पर वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? आप कहोगे इसके समय पर जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो एक्चुअल पावर्स हैं, वो किसके पास में है? तो वो है मैम मुहाजबुद्दीन के पास में। मुहाजबुद्दीन इसके पास में है, मुहाजबुद्दीन। तो अब क्योंकि इसके पास में है, तो ये भैया वैसा ही काम कर रहा है जैसे एतगीन करता था। तो एतगीन की तरह इसकी भी हत्या क्या करवा दी? इसकी हत्या करवा दी। किसने? मसूद शाह ने, कि भैया पहले तुम निपटो, क्योंकि तुम इस पद पर रहोगे तो तुम मुझे जीने नहीं दोगे। तो इसको हटवा दिया। अब मसूद शाह को कौन मारेगा? तो मसूद शाह यहाँ पे गलती करेगा। और गलती क्या करेगा? देखो यहाँ पर, अगर मैं बात करती हूं तो इसने क्या किया? इसने अपने चाचा, इसने अपने चाचा नसरुद्दीन महमूद को मुक्त करवाया, और उसी ने इसकी हत्या करवाई। समझ नहीं आया मैम? बेटा ये जो बहराम शाह, सॉरी, ये जो मशहूद शाह है ना, इसका चाचा है, और इसके चाचा का नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, ये बेटा जी इसके पिता के समय से ही कहां पर था? जेल में था। इसका चाचा इसके पिता के समय से जेल में था, और जेल में क्यों डाला था पिता ने? क्योंकि वो उसका विरोधी हो सकता था। अब इसने यही गलती कर दी, ये भावुक हो गया। इसने कहा अरे वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे जेल में पड़े हुए हैं बेचारे, उनको इसने जेल से बाहर निकाला। हम चाचा क्या करेंगे? चाचा आके भतीजे को निपटा देंगे, क्योंकि चाचा को भी तो राजा बनना है। अब चाचा को मुक्त करवाया। सोचो, जिस व्यक्ति ने इसके जीवन को सुधारने की कोशिश की, इसने उसी व्यक्ति को मरवा दिया। किसके लिए? सिर्फ गद्दी के लिए। तो अब देखिए लिखा हुआ है ना, इसने अपने चाचा नसरुद्दीन महमूद को मुक्त करवाया, और उसी ने इसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, इसने इसकी हत्या करवा दी। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने, कि भैया मुझे तूने आजाद करवाया सबसे पहले। लेकिन मैम इसका साथ किसने दिया? इसका साथ किसने दिया था? तो आप कहोगे कि इसका जो साथ दिया था ना, यहाँ पे एक व्यक्ति आपको दिखाई देगा, बलबन। देखिएगा यहाँ पे बलबन, अमीर ए हाजिब के पद पर है ये। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब के पद पर है। और ये बलबन क्या करेगा? इस नसरुद्दीन महमूद को यहाँ पर भड़काएगा कि अरे तुम्हारा भतीजा राजा बन गया, तुम नहीं बने। बलबन भी एक बहुत ही होशियार व्यक्ति है, और बलबन एक छोटे से पद से राजा के पद पर पहुंचेगा। देखो कैसे। अब बलबन इसको कहेगा कि भाई तुम्हें राजा होना चाहिए, यहाँ पे तुम यहाँ पे तुम्हारी जगह भतीजा चाचा बन के बैठा है।
ठीक है। भतीजा चाचा मतलब भतीजा यहाँ पे राजा बन के बैठा है, तो बलबंद क्या करता है, इसको भड़काता है और इसको अपना सपोर्ट देता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसने इसको इतना यहाँ पर भड़का दिया कि नसरुद्दीन महमूद गया कुछ लोगों को साथ में लेकर बुर्का पहन के, और इसने जाकर अपने भतीजे की हत्या कर दी जिसका नाम है मसूद शाह। तो अब मसूद शाह तो निबट गया। अब कौन शक्तिशाली होगा? बलबन शक्तिशाली होगा, और मैम यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद यहाँ पे शक्तिशाली होगा। तो ये यहाँ पे अगला शासक कौन बनेगा? आप कहोगे मैम नसरुद्दीन यहाँ पे अगला शासक बनेगा, नसरुद्दीन महमूद। ये मसूद शाह टाइप हो गया यहाँ पर, नसरुद्दीन महमूद। 1246 से 1265, और ये कौन है? इल्तुतमिश का पुत्र है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे आज मतलब इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे यहाँ से, और बलबन कल ये आपका गुलाम वंश खत्म हो जाएगा और आपका अगला वंश शुरू होगा खिलजी वंश। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे जल्दी से एक बार प्यारी प्यारी स्माइल दे देंगे लास्ट में, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इस क्लास को बंद करने जा रही हूँ। आपको ये पीडीएफ पूरी मैं दे दूंगी, इसके आगे का प्यारे बच्चे आप पढ़ लेना। हाँ बेटा, आगे मैं कल कराऊंगी। मैम इस कहानी में एक दूसरे को मारा ही जाता है क्या? कितने पापी लोग हैं, मारेंगे तो है ही बेटा, गद्दी का सारा खेल है। प्रिया कह रही है मैम मत जाओ प्लीज। बेटा मैं तो नहीं जाऊंगी, पर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी क्लास होगी अगली। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम यहाँ पे पूरी, मैंने आपको बोला ही था कि जहां कहानी होगी बेटा वहां मैं कहानियां भी सुनाऊंगी, लेकिन अब जहां कहानी थी ही नहीं वहां कहानी क्या सुनाई जाती। चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।